Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 13. Today's topic is direct foreign investment, DFIs. Dear students, as you are familiar with this terminology, हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर कर रहे थे तो हमने उस वक्त भी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स, और हमने कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो किस तरह से होता है किसी कंट्री के अंदर उसको देखा था. Direct foreign investment is basically the way to enter into the international market or into the global market. जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस में, मल्टीनेशनल बिजनेस में जब कोई फर्म किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके एंटर होकर बिजनेस स्टार्ट करने जाती है और अपना पूरा सेटअप वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश करती है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब व्हाई डू दी फर्म्स आर इंटरेस्टेड in doing this foreign direct investment? Why can't they have that investment in their own very country? It's always to explore new opportunities, to expand your market size and to increase your market share. It is always about like that. Direct foreign investment से मतलब ये है कि जब आप किसी foreign country के अंदर enter हो, in order to produce goods and services, you might be using your own supplies. You might be using the supplies from that very own country. डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर मैनी डेवलपिंग कंट्रीज. इट इज़ अ वे टू प्रॉस्पर, इट इज़ अ वे टू ग्रो. क्योंकि जब भी बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री के अंदर आती है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री, इट ऑलवेज क्रिएट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं. कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं और आपकी कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है. अब जो दूसरे एंड के ऊपर कंट्री जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसको क्या फ़ायदा होता है? उसको ये फ़ायदा होता है कि दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट. फॉरेन मार्केट में वो एंटर होते हैं फॉर इंक्रीज्ड कंपटीशन, टू कैप्चर लार्जर मार्केट शेयर, टू एंजॉय द रॉ मटेरियल एट चीप प्राइसेस, perhaps for the cheap labor, perhaps for certain other subsidies. We will be talking more about it. मैं आपको ये बता रही हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों तरह से बेनिफिशियल है, from the point of view of those who are making the investment and from the point of view of those who are having this investment, foreign direct investment in their very own country. So the chapter objectives are to describe common motives for initiating direct foreign investment. जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट के अंदर जब हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको उसके कुछ कॉमन मोटिव्स बताए थे कि why do we need to initiate this direct foreign investment, and to illustrate the benefits of international diversification. We will be also looking at the benefits of the international diversification कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का क्या फ़ायदा होता है. What is diversification? जी आप बता सकते हैं? वेरी गुड. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि नॉट पुटिंग ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, दैट इज टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट. आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह के ऊपर या किसी एक इन्वेस्टमेंट के अंदर या किसी एक एसेट में ब्लॉक नहीं करना. यू मे फाइंड आउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स in order to produce different benefits of those international diversifications. So to illustrate the benefits of international diversification, the foreign direct investment is another tool. Coming to the motives for DFIs, what are the motives for direct foreign investment? What is the purpose? Why do we want to do this direct foreign investments? MNCs commonly consider DFI because it can improve their profitability and enhance shareholder wealth. अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमने किसी भी फर्म का गोल पढ़ा था, द गोल ऑफ अ फर्म शुड बी टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. यही था ना? द गोल ऑफ अ फर्म शुड बी टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ. हमने हर जगह पे फाइनेंस की बुक्स के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर हमेशा यही पढ़ा है, द गोल ऑफ अ फर्म should be to increase the shareholders wealth. और यहाँ पे भी आप देखें कि DFI का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, to increase the shareholders wealth.
and to improve the profitability. What is profitability? Profitability is revenues minus expenses. And what is the shareholders' wealth? Goal of a firm. Goal of a firm should be to increase the shareholders' wealth. So MNCs you have commonly they consider DFIs because it can improve their profitability and it can enhance the shareholders' wealth. So either it is going to increase the profitability, that is the first motive, and also it is going to enhance the shareholders' wealth. देखें जो profitability of a firm है, that is always going to be translated into the shareholders' wealth. जो profitability है, ultimately it is going to increase the value of the firm, that is to increase the shareholders' wealth. तो DFI का भी यही मोटिव है. Basically it is to increase the profitability and it is to increase the shareholders' wealth. Basically that is the purpose. Profit enhance करने के लिए आप direct foreign investments में जाते हो. In most cases MNC engage in DFI because they are interested in boosting revenue, reducing cost or both. और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि they want to enter into the foreign market to increase revenues, either to decrease cost or both. By increasing revenue and decreasing cost at the same time, increasing revenue and decreasing cost. Now the revenue related motive for DFIs. Number one, attract new sources of demand. Establish a subsidiary or acquire a competitor in a new market. अच्छा, अगर आपका मोटिव ये है to attract new sources of demand, तो the means of achieving this benefit is going to be establish a subsidiary or acquire a competitor in a new market. आप either you are going to establish a subsidiary or you acquire a competitor in the new market. So ये जो motive है आपका कि if you want to attract new sources of demand, तो either you may establish a separate subsidiary या उस existing market के अंदर already कोई competitor काम कर रहा है उसको आप acquire कर लें. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी इस वक्त हमारे पास बहुत सारी सेलुलर फोन कंपनीज काम कर रही हैं. अगर आप सपोज ये समझें कि कोई एक नई बड़ी कंपनी फर्म आना चाह रही है इसी सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, एंड दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड. लाइक अभी फिलहाल जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन के ऊपर सर्विसेज अवेलेबल हैं उसमें लेट से एक या दो और एडिशंस के साथ जो डिमांड है लोगों की, पीपल जो पब्लिक डिमांड है उसको वो लेके आते हैं और उसके अंदर एक नया फीचर लेके आना चाहते हैं. तो आइदर दे आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद देयर न्यू ऑपरेशन और दे आर गोइंग टू एक्वायर द एग्जिस्टिंग सम ऑफ द एग्जिस्टिंग सेलुलर कंपनी in order to establish their in order to achieve their objective. When the motive is to enter profitable market, to acquire a competitor that has controlled its local market. So if you want to अगर आपका मोटिव ये है कि you want to enter the profitable markets, then you are going to acquire a competitor that has controlled its local market. आप किसी competitor को acquire कर लें which has already controlled its local market. Exploit monopolistic advantages. Establish a subsidiary in a market where competitors are unable to produce the identical product. अच्छा, मोनोपोली की बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे कंट्री के अंदर पीटीसीएल के हवाले से है. एक अरसे तक पीटीसीएल वालों की हमारे कंट्री के अंदर मोनोपोली रही है. अब उस मोनोपोली की वजह से दे हैव एंजॉयड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. लेकिन जब से सेलुलर फोन कंपनीज आई हैं, ये जो उनका मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज था, मोनो मीन्स वन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हम इकोनॉमिक्स की टर्म में, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है. आपने अगर इसको एक्सप्लॉइट करना है तो यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश a subsidiary in a market where competitors are unable to produce the identical product, जहाँ पे competitors जो हैं they are not able to produce the similar kind of products. React to trade restriction. If your motive is to react to the trade restriction, then you are going to establish a subsidiary in a market where trade restrictions will adversely affect export volume.
आप फिर ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश करें सब्सिडरी को जहाँ पे ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस दे आर गोइंग टू एडवर्सली इफेक्ट द एक्सपोर्ट वॉल्यूम, जहाँ पे वो उसको एक्सपोर्ट वॉल्यूम को इफेक्ट करे, ऐसी मार्केट के अंदर आप सब्सिडरी इस्टेब्लिश करें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, DFIs को बेसिकली हम इस्टेब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स। रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव में देर आर 4 मोटिव्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 1 इज टू अट्रैक्ट न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड, number 2 is to enter profitable markets, number 3 is exploit monopolistic advantages, and number 4 is to react to the trade restrictions. इन सभी motives को achieve करने के लिए there are different means of achieving the benefits. So revenue related motives for DFIs are different. मैंने आपको lecture के start में बताया DFIs जो हैं वो आप ये समझ लें कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे दोनों पार्टीज को फायदा होता है। जहाँ पे जिस जगह पे आप अपनी सब्सिडरी लेके जा रहे हैं उस कंट्री को भी फायदा होगा और जो लेके जा रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट उसको भी फायदा होगा। लाइक पेरेंट और होम कंट्री को भी फायदा होगा और होस्ट कंट्री को भी फायदा होगा। समझ आ रहा है? दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। और वो कैसे फायदा होगा? जाहिर है एक दूसरे की नीड्स को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दे कॉम्प्लीमेंट दी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ ईच अदर। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे यहाँ ये जो कॉल सेंटर्स का बिजनेस है, आपने देखा कि बहुत फ्लरिश किया है फॉर ड्यूरिंग द लास्ट 4 और 5 इयर्स। उसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने 2008 के अंदर इसको कहते हैं कि टैक्स फ्री जोन बनाया था फॉर 10 इयर्स। तो 2017 तक इट वाज पाकिस्तान के अंदर जो भी अपना कॉल सेंटर बना ले, सब्सिडरी ओपन करना चाहे, उसके लिए दैट वाज अ टैक्स फ्री जोन। अब उस टैक्स फ्री जोन होने की वजह से बहुत सारी फर्म्स ने अपने कॉल सेंटर्स को डिफरेंट कंट्रीज से, इवन इंडिया एंड बांग्लादेश से यहाँ पे शिफ्ट किया। उसके और भी बहुत सारे डिफरेंट रीजंस थे, परहैप्स बिकॉज ऑफ बेटर कंपटीशन और बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज और समवट लाइक दैट। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ऑपरेशंस जो कॉल सेंटर के थे वो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हुए। तो समटाइम्स जो DFIs हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो किसी बेनिफिट को भी देखने के लिए या एक्सप्लॉइट करने के लिए मूव करती हैं इन ऑर्डर टू हैव दैट बेनिफिट। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहाँ पे कुछ टैक्स फ्री जोन्स हैं या टैक्स सब्सिडीज मिलती हैं। तो उन एरियाज के अंदर भी यू कैन ओपन अप योर ऑपरेशंस और टैक्सेस की आपको रिबेट मिलती है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको इन जगहों के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट के फायदे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपिंग कंट्रीज ये करती हैं ताकि लोग वहाँ पे आएँ और इन्वेस्टमेंट करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे राइज हों और क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। समझ आ रहा है ना? अब देखें जैसे हम लोग ये बहुत पसंद करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर DFIs आएँ। उसकी रीज़न ये है कि आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर इन द नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी वांट टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या जो परचेजिंग पावर है वो बहुत लो है, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए। नॉट इवन आवर कंट्री पाकिस्तान, मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ दीज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट्स रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव फॉर DFI। आगे चलते हैं। नंबर 5 इज डाइवर्सिफाई इंटरनेशनली, एस्टैब्लिश सब्सिडरीज इन मार्केट्स विद डिफरेंट बिजनेस साइकिल। अच्छा, अब डाइवर्सिफिकेशन से का बेसिक पर्पज ये होता है कि यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द मार्केट्स विद द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स। डिफरेंट बिजनेस साइकिल से मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स होंगे। कोई प्रोडक्ट आपकी ग्रोथ में होगा तो कोई आपका मेच्योरिटी में होगा, कोई आपका डिक्लाइन की तरफ आ रहा है तो कोई आपका इंट्रोडक्शन और ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इट इज जस्ट लाइक दैट। दिस इज द नॉर्मल बिजनेस साइकिल। ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, दिस इज मेच्योरिटी एंड दिस इज डिक्लाइन। अब जो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स हैं वो डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर डिफरेंट होंगे। कुछ आपके ऐसे हैं, ठीक है ना, किसी एक टाइम के ऊपर, ठीक है ना, किसी का मेच्योरिटी चल रहा है, किसी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, किसी की ग्रोथ चल रही है। इस तरह से किसी एक टाइम के ऊपर द डिफरेंट बिजनेस साइकिल विल हैव डिफरेंट स्टेजेस। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक कंसिस्टेंट रेट के ऊपर, एक कंसिस्टेंट वैल्यू के ऊपर आपके रीप होते रहेंगे। मीन्स के आपकी जो रिटर्न पैटर्न्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय दिस
अगर आप डाइवर्सिफाइड होंगे। अगर डाइवर्सिफाइड नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? कैन यू इमेजिन इफ यू आर नॉट डाइवर्सिफाइड और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक ही प्रोडक्ट में है जिसका बिजनेस साइकिल जो है वो एक दफा ऊपर जाएगा एंड देन इट विल कम डाउन, तो क्या होगा कि एक टाइम आपका ऐसा आएगा जिसपे आपके जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में चले जाएंगे एंड यू विल बी इन लॉसेस। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो जैसे हम कोरिलेशंस भी पढ़े थे कि आपके जो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स हैं दे आर गोइंग टू ऑफसेट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वन एंड अदर, सो दैट आपके जो रिटर्न्स का पैटर्न है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे मूव करता रहे। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? यस आई नो, बिकॉज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम सभी के इंटरेस्ट की बात है। हम चाहते हैं कि कंट्री की प्रॉस्पेरिटी हो एंड स्पेशली as the citizen of the developing countries we would like to have the prosperity in our country because हम चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। और पिछले कुछ अरसे में स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में इवन इंडिया, बांग्लादेश इंक्लूडिंग पाकिस्तान डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हुआ है और उसकी मैंने आपको बहुत सारी रीजन साइट की हैं। Now the cost related motives. What are the cost related motives for DFIs? Motives are fully benefit from the economies of scale. Cost को कम से कम करना चाहते हैं तो you may go for DFI. So if you want to fully benefit from the economies of scale, you establish a subsidiary in a new market where products produced elsewhere can be sold. This allows for increased production and greater production efficiency. So if you want to improve the economies of scale, देखें दो ही तरीके हैं, या आप अपना रेवेन्यू इनहेंस कर दें या अपनी कॉस्ट कम कर दें। ऐसे ही होगा ना, वहीं से आपका जो ना वो थ्रोट कटिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। आइदर यू इंक्रीज द सोर्सेज ऑफ योर रेवेन्यू और यू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। समझ आ रहा है ना? बचत करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ा लें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप अपनी कॉस्ट को कट कर लें, जहां जहां पे आप एक्सपेंस आउट करते हैं, जहां पे आप अपना एक्सपेंस आउट करते हैं, कॉस्ट ज्यादा लगाते हैं, वहां से आप कम कर दें तो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बी इक्वल। So establish a subsidiary in a new market where products produced elsewhere can be sold. This allows for increased production and greater production efficiency. Now, second motive is to use foreign factors of production. Foreign factors of production, अगर आपका motive है, then establish a subsidiary in a market that has a lower cost of labor or land, sell the products elsewhere. अच्छा, factors of production पे अगर आप compete करना चाहते हैं तो that is the best example of डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर कम है। सो यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ सब्सिडरी इन अ मार्केट दैट हैज लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर और लैंड, जहां पे आपको लेबर की कॉस्ट कम पड़े और जहां पे आपको लैंड की कॉस्ट कम पड़े, वहां पे आप जाके अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बना लें। तो यू आर गोइंग टू कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कम से कम हो जाएंगे, इवेंचुअली द मार्जिन विल बी बिगर। समझ आ रहा है ना? कॉस्ट कटिंग के मेथड्स बता रही हूँ आपको, बेसिकली द कॉस्ट रिलेटेड मोटिव ऑफ एफडीआई। कि अगर आप एफडीआई करना चाहते हैं एंड यू हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड मोटिव इन योर माइंड, व्हाट कैन बी डन। नंबर 3, यूज फॉरेन रॉ मटेरियल। यूज फॉरेन रॉ मटेरियल। एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन अ मार्केट वेयर रॉ मटेरियल्स आर चीप एंड एक्सेसिबल, सेल द प्रोडक्ट्स इन दैट मार्केट एंड एल्सवेयर। अच्छा, यहाँ पे हमारे अपने मुल्क में भी बहुत सारे जो एफडीआईज हैं वो इसलिए ओपन हुई हैं बिकॉज वी हैव द एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, और वो अपना प्लांट भी उस जगह पे इस्टेब्लिश करना चाहेंगे जहाँ पे आपकी रॉ मटेरियल की सप्लाई करीब की एक्सेस आसान हो। वाई? ताकि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रॉ मटेरियल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे लेके जाने की, वो कम से कम हो। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी शुगर केन के फसलें होती हैं वहीं पे कहीं करीब शुगर मिल होती है। उसकी रीजन ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, अपने कंट्री की एग्जांपल लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा डेवलप नहीं है। बट वी डू हैव द एक्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई अवेलेबल विच इज अवेलेबल एट द वेरी वेरी चीप रेट। इस चीप रेट को भी एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारी डीएफआईज अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर किसी एमएनसी का मोटिव ये है कि दे वांट टू एक्सप्लॉइट ऑन द चीप रॉ मटेरियल and the cheap labor sources, then
this is called the cost related motive for DFIs, and they are competing either on the use of the foreign factors of production, or their motive is to use the foreign raw material which is available at a very reasonable and cheaper price. Number 4, use foreign technology, labor, raw material, and now technology. Land Bithayik. Means of achieving benefit: participate in a joint venture or acquire an existing overseas plant to learn about foreign production processes so as to improve its own operations. So if your motive is to achieve the foreign technology, you may participate in a joint venture or acquire an existing overseas plant so that you can learn about the foreign production processes so as to improve its own operation, ताकि अपने operations को आप improve कर सकें, उनको आप enhance कर सकें. Number 5 is react to the exchange rate movements. Again, this is the cost related motive, क्योंकि exchange rate fluctuation से भी you might incur huge losses. So you may react to the exchange rate movements. You establish a subsidiary in a new market where the local currency is weak but is expected to strengthen over time. आप exchange rate movement को भी exploit करने के लिए cost related motive use कर सकते हैं by establishing a subsidiary in a new market where the local currency is weak but is expected to strengthen over time. यानी उसकी फिलहाल तो करेंसी वीक है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है विद द इकोनॉमिक सिचुएशन दैट इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन फर्दर ओवर टाइम. द यूरोपियन यूनियंस recent expansion enables members to transport products throughout Europe at reduced tariffs. स्टूडेंट्स ये हम बात कर रहे हैं यूरो इंट्रोडक्शन की और फिर उसके करीब टाइम पीरियड की. तो द यूरोपियन यूनियंस की जो रिसेंट एक्सपेंशन है दैट enables the members to transport products throughout Europe at reduced tariffs. New low wage members such as Poland and Czech Republic and Romania were thus targeted for new DFI by MNCs that wanted to reduce manufacturing cost. तो जो लो वेज मेंबर्स हैं, जैसे कि कंट्रीज जिनकी एग्जांपल पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड रोमानिया, वहाँ पे बहुत सारी MNCs ने जाके DFIs शुरू की. एंड व्हाट वाज द मोटिव? मोटिव वाज टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो कॉस्ट रिलेटेड मोटिव आपके DFI के थे. और मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट रिलेटेड मोटिव में आप क्या कर सकते हैं, you may enter you may ये जो 2 और 3 है and 4, you may use the foreign factors of production. You establish a subsidiary in a market that has a lower cost of labor or land, sell the product elsewhere. Or you may establish a subsidiary in the market where raw materials are cheap and accessible and sell the product in the market and elsewhere. So that is basically how we move on. यूरोपियन यूनियन की मैंने आपको एग्जांपल दी कि कुछ कंट्रीज जहाँ पे हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो रीजनेबल थी, हम वहाँ चले गए और वहाँ से हमने उन सब चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया. However, this is a trade-off. Thousands of jobs were lost in Western Europe. ट्रेड ऑफ से मतलब ये कि अगर एक जगह से कुछ आप अचीव कर रहे हो तो दूसरी जगह पे आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि thousands of jobs were lost in the Western Europe. जाहिर है कि अगर सारी जो एनर्जीज हैं, जो सब जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किसी खास जगह के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे तो इवेंचुअली देयर विल बी अ जॉब लॉस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. Comparing the benefits of DFI across countries. The optimal method for a firm to penetrate a foreign market is partially dependent on the characteristics of the firm. Repeat करूं? समझ आया? Okay, I am repeating it. The optimal method for a firm to penetrate in the foreign market is partially dependent on the characteristic of the firm. यानी जब भी कोई फर्म किसी भी फॉरेन मार्केट में एंटर होना चाहती है, उसमें पेनिट्रेट करना चाहती है, इट लार्जली डिपेंड्स ऑन कि उस मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. समझ आ रहा ना? इट पार्शली डिपेंड्स ऑन के व्हाट काइंड ऑफ अ मार्केट इज दैट. सिर्फ ये नहीं कि आपकी विलिंगनेस शामिल है कि यू वांट टू एंटर एंड यू वांट टू पेनिट्रेट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जिस मार्केट के अंदर आप पेनिट्रेट करने जा रहे हो उसका पोटेंशियल कैसा है. गेटिंग माई पॉइंट? सो द ऑप्टिमल मेथड फॉर अ फर्म
to penetrate a foreign market is partially dependent on the characteristic of the firm. यानी उस particular market के characteristics क्या हैं, उसके अंदर absorbability की या penetration की कितनी गुंजाइश है, उस particular market का potential कैसा है, that is what also matters. For example, if the consumers are used to buying products from the local firm, then licensing arrangements or joint ventures may be more appropriate. अगर consumers को ये आदत है कि they are used to buy the products from the local firms, तो तब अगर आप licensing arrangement कर लें या कोई joint venture कर लें, तो that is going to be more appropriate. और अगर if they are interested in buying more of the imported products, तो then perhaps exporting is a more viable option. तो इसका मतलब ये है students कि before entering into the market you have to see the potential of that market और उसके अंदर penetration की कितनी गुंजाइश है, लोग किस हद तक consumers का spending pattern क्या है और consumers का buying pattern क्या है और उनकी buying preferences क्या हैं, consumers की buying preferences क्या हैं, ये भी बहुत ज़्यादा important है. Why is that? क्योंकि हम जिस मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, अगर ऐसा है कि पीपल दे हार्डली स्पेंड ऑन कंपैरेटिवली, आप समझ लें कि जो रेडीमेड फूड्स हैं या सेमी प्रोसेस फूड्स हैं, अगर उसके ऊपर वो इतना लार्जली रिलाई नहीं करते और हम कोई बहुत बड़ा अपना सेटअप लेके आना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर जहाँ पे हम मतलब रेडीमेड प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स या सेमी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो परहैप्स दैट विल नॉट वर्क, क्योंकि वहाँ के लोगों का, कंज्यूमर्स का की हैबिट अभी वैसी डेवलप नहीं हुई. अगर उसके मुकाबले में अगर आप किसी ऐसी कंट्री के अंदर जाके अपना ये पैटर्न ओपन करना चाह रहे हैं जहाँ पे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, जहाँ पे पीपल आर शिफ्टिंग towards the ready-made foods and towards the semi-processed foods, then perhaps this is going to be the best strategy to open up such operations over there. For example, if the consumers are used to buying products from the local firms, then licensing arrangement or the joint ventures may be more appropriate. So this was the case. Comparing the benefits of DFI across countries. Before investing in a foreign country, the potential benefits must be weighed against the cost and risk associated with that specific country. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने ये ज़रूर देखना है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स मस्ट बी वेड अगेंस्ट द कॉस्ट, जिसको हम बहुत दफ़ा फाइनेंस की लैंग्वेज में जनरली और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस की लैंग्वेज में पर्टिकुलरली वी डू ऑलवेज द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. दिस इज द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. You are going to weigh the cost and benefits accordingly, so that we are going to keep our costs and risks associated with that specific country in mind. हमने उस कंट्री की कॉस्ट भी और रिस्क भी जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, वी हैव टू कीप देम इन आवर माइंड. जैसे कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट वाज मच वर्सन ऑफ. उसकी बहुत सारी रीजंस थी बिसाइड्स द एनर्जी क्राइसिस एंड द कंट्रीज पॉलिटिकल कंडीशन व्हिच वाज क्वाइट unstable and many things, many factors that have contributed, and the risks which are associated. The people from outside the world or investors from outside the world, the foreign direct investors, they avoided or they literally they were reluctant, in other words, to invest in our country because of all these fears and risks which were associated with our country. तो जब भी आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, तो यू शुड कीप इन माइंड दैट उस कंट्री के स्पेसिफिकली क्या हालात हैं. आपने उसका माइक्रो एनालिसिस पूरा कंप्लीट करना है. हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक और चैप्टर में जिसका नाम है कंट्री रिस्क एनालिसिस. थोड़ा सा कुछ आगे जाके 2-4 लेक्चर्स के बाद उसमें आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगी कि जब हम किसी कंट्री के अंदर एंटर होते हैं तो उस कंट्री के स्पेसिफिक रिस्क को हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसका हम स्पेसिफिक कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम उस कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर वी डिसाइड दैट वेदर वी शुड गो फॉर दैट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट. और उसके अलावा बहुत सारी हमारी
जो जजमेंट्स हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड भी होती हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। परहैप्स आपने उससे पहले वहाँ पे कोई लाइसेंसिंग अरेंजमेंट किया हो, कोई जॉइंट वेंचर किया हो, या उससे पहले आपका कोई एक्सपोर्ट में उस कंट्री के साथ आपका ताल्लुक रहा हो, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उस चीज का भी होता है। सो दैट इज अनदर थिंग। इन पर्टिकुलर द MNC will want to review the foreign country's economic growth and all other economic macroeconomic indicators as well as the political structure and the policy issues। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं आपसे इससे पहले थोड़ी देर पहले मैं बात कर चुकी हूँ कि MNC would like to have a review of the foreign country's economic growth and other macroeconomic indicators। तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी और उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी देखना है, और साथ साथ उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को भी, और साथ साथ उसके पॉलिसी इश्यूज को भी। बेसिकली आपने ये इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बताने लगी हूँ कि अगर आप इसको याद कर लेना तो फिर आपको ये सारे एनालिसिस ज़बानी याद होंगे। दैट इज नोन एज पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, आपने ओवरऑल मैक्रो सारा करना है। P stands for political, E stands for economic, S stands for social, and T stands for technological। तो स्टूडेंट्स पेस्ट एनालिसिस से मतलब यह है कि आपने हर चीज को देखना है, उसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखना है, उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखना है, उस कंट्री का सोशल एनवायरनमेंट देखना है, एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो पेस्ट एनालिसिस की मदद से यू वुड हैव द रिव्यू ऑफ दैट फॉरेन कंट्रीज सिचुएशन, उसकी फुल पिक्चर आपको मिल जाएगी। सो स्टडिंग ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग इन व्यू द पॉलिटिकल कंडीशन, स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी इश्यूज ऑल्सो इन लाइन। Comparing the benefits of DFIs over time, as conditions change over time, some countries may become more attractive targets for DFI, while other countries become less attractive। अच्छा स्टूडेंट्स, कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, एंड विद चेंजेस कुछ कंट्रीज जो हैं वो दे बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एंड सम कंट्रीज दे बिकम लेस अट्रैक्टिव। अब वो कौन सी चेंजेस हैं? वो यही सारी चेंजेस हैं जो हमने पेस्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ी, दैट इज countries political condition might be getting more stable। for example, after this election 2003 we are expecting कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। तो ज्यूम कर लें, तो और साथ ही ये ज्यूम कर लें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके साथ इंक्रीज होगी। समझ आ रही है ना? सिमिलरली इसका मतलब है कि DFIs के लिए सिचुएशन या एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा फीजिबल होगी या ज्यादा कंड्यूसिव हो गई फॉर द DFIs। इसी तरह अगर कंट्री की समटाइम्स जो सोशल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर बेहतर हो रही है, एटसेट्रा, अगेन वी मे एक्सपेक्ट कि DFIs ज्यादा रिटर्न्स देंगी, ज्यादा सुटेबल करें होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वक्त के साथ जैसे कंडीशन चेंज होती है, आइदर इट इज पॉलिटिकल, आइदर इट इज इकोनॉमिक, आइदर इट इज लीगल, आइदर इट इज सोशो टेक्नोलॉजिकल, आपकी जितनी भी शिफ्ट्स हैं जो उसके लिहाज से आपकी जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स हैं वो चेंज होती हैं। इन्वेस्टमेंट शिफ्ट उस वक्त चेंज होगी व्हेन द कंडीशन इज गोइंग टू चेंज। जब कंडीशन चेंज होगी तो उसी के लिहाज से आपके जो टारगेट्स हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज्ड। यूरोप, especially Eastern Europe, Latin America and Asia now receive a larger proportion of DFI than in the past। तो during the last decade हमारे पास बहुत ज्यादा DFI आई, और उसकी रीजन ये थी कि because this area has found a better growth of stability and also the more potential for encouraging this DFIs। तो इस एरिया ने स्पेसिफिकली ये शो किया, ये पोटेंशियल शो किया दैट दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर। इसकी वजह से पिछले कुछ अरसे के अंदर यहाँ पे DFIs को बहुत ज्यादा बूम मिला, और बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स भी ये शो करती हैं कि यहाँ पे DFIs एक बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज के अंदर एंटर हुई हैं, एंड दे हैव फ्लरिश्ड अ लॉट एशिया में एंड लैटिन अमेरिका में।
नाउ द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. व्हाट इज इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन? जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिसके डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स हैं, आप उनको अपने पोर्टफोलियो में रखें सो दैट वन बिजनेस रिटर्न इज गोइंग टू ऑफसेट द रिटर्न ऑफ द अदर. अगर एक को लॉस हो रहा है तो दूसरे का गेन उसको ऑफसेट करे. द की टू इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इज टू सिलेक्ट फॉरेन प्रोजेक्ट्स whose performance levels are not highly correlated over time. समझ आ रहा है? आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि हमने correlations पढ़े थे and we talked about the positive correlation, negative correlation and zero correlation. अच्छा dear students, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे explain कर रही हूँ कि जिनके आपस में correlation ना हो perhaps that is better. Why? अगर आपस में कोरिलेशन नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे के रिटर्न्स को ऑफसेट करेंगे. लाइक अगर एक का को गेन हो रहा है दूसरी सिक्योरिटी को लॉस हो रहा है तो दे आर गोइंग टू ऑफसेट. लेकिन अगर दोनों ही सिक्योरिटीज को या दोनों ही प्रोजेक्ट्स को इकट्ठे बेनिफिट होता है और इकट्ठे लॉस होता है तो जब वो लॉस वाला स्लम आता है ना उसमें आप सरवाइव नहीं कर पाते. लाइक अगर आपके रिटर्न का पैटर्न ये है, इन्वेस्टर इस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होगा आपके फर्म के साथ काम करने में और आप इसके ऊपर इतना वीक भी हो सकते हो कि यू विल नॉट बी एबल टू मीट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट. इसकी बजाय अगर हमारा इस किस्म का कोई साइकिल मिल जाए तो परहैप्स इन्वेस्टर्स दे आर गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस. समझ आ रहा है? सो द की टू इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इज टू सेलेक्ट फॉरेन प्रोजेक्ट्स हुज परफॉर्मेंस लेवल्स आर नॉट हाईली कोरिलेटेड ओवर टाइम. तो हम ऐसे फॉरेन प्रोजेक्ट्स को चूज करें जिनका परफॉर्मेंस लेवल एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड नहीं है. इन दिस वे द वेरियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस पुअर परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली. इस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स दे आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस पुअर परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली. बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को दे आर गोइंग टू अवॉइड द पुअर परफॉर्मेंस. मतलब एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली का मतलब यह है एक ही वक्त में सारे प्रोजेक्ट्स के रिटर्न नीचे आ जाएं और एक ही वक्त में सारे प्रोजेक्ट्स के रिटर्न ऊपर आ जाएं. अगेन दैट इज नॉट अ वेरी वेरी हैप्पी सिचुएशन एंड इनकरेजिंग सिचुएशन. इन्वेस्टर ये देखता है कि आपके जो रिटर्न्स का पैटर्न है दैट इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम. कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि उसका उसके अंदर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए. आप खुद बताएं ना, अगर कोई आपके पास ऑप्शन है कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ शेयर ऑफ स्टॉक, अगर उस शेयर ऑफ स्टॉक की कभी तो प्राइस होती है 32, कभी उसकी होती है 64, कभी उसकी होती है 128, कभी उसकी होती है 32 अगेन, कभी उसकी होती है 18. इस तरह के पैटर्न में वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ अ स्टॉक? आप कहेंगे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा पैटर्न है, ये एकदम ऊपर जाता है एकदम नीचे आ जाता है, कुछ कह नहीं सकते. और इस तरह की जो ब्रैकेट्स हैं उनको क्लोजली फॉलो करना भी बड़ा मुश्किल है कि जब 64 से 128 पे जाएगा उस वक्त मैं इन्वेस्ट करूंगा. भाई वो कब होगा? यू डू नॉट नो. प्रीवियस पैटर्न्स डू नॉट लिटरली फॉलो इन द फ्यूचर. जरूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में होने जा रहा है. तो यू कैन नॉट कैच अपॉन सच स्मॉल ब्रैकेट्स इवन. सो जो पुअर परफॉर्मेंस वाले साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स हैं, वेरियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस पुअर परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली. तो बहुत दफा ऐसा होता है कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन से जो उनकी पुअर परफॉर्मेंस होती है वो बैलेंस ऑफ हो जाती है. सो वी आर गोइंग टू हैव द स्टडी रिटर्न्स विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. नाउ द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स फॉर Merrimack Company. Merrimack Company, a US firm, plans to invest in a new project in either the US or the UK. Characteristics of the proposed project if located in the US. ये आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं. प्रोजेक्ट्स मीन एक्सपेक्टेड एनुअल आफ्टर टैक्स रिटर्न 25, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.09 and 0.11, एंड कोरिलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिटर्न विद रिटर्न ऑफ ऑन द एग्जिस्टिंग यूएस बिजनेस 0.80 and 0.02. अब आप इसमें से किसको चूज करेंगे? In terms of return, neither new project has an advantage. With regard to risk, the new project is expected to exhibit slightly less variability in return if it is located in the US. US के अंदर variability of returns कम होगी 0.09 as compared to the UK, that is 0.11.
However, estimating the risk of the individual projects without considering the overall firm would be a mistake. तो अगर हम इसको ओवरऑल रिस्क को लिए बगैर अगर हम उसकी असेसमेंट करें तो अगेन वी विल बी रॉन्ग. Suppose that the project will constitute 30% of the Merrimack's total fund invested in itself and that the standard deviation of return on its existing business is 0.10. If the new project is located in the US, the portfolio variance for the overall firm is हमने इसका जो पोर्टफोलियो बनाया वो since the investment is in 2 countries तो हमने 2 countries के हिसाब से बनाया. 30% आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट 30% इसमें है और रिमेनिंग 70% इधर है. तो 30% को आप उसकी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन उससे मल्टीप्लाई कर दें और 0.70 को 0.10 से. यहाँ देखें 0.70 एंड 0.10. So multiplied by उसका correlation coefficients से multiply करें so you are going to get the portfolio variance that is equal to 0.00858,653. If the new project is located in the UK, the portfolio variance for the overall firm, अब हम UK के लिए find out कर लेते हैं. अगर UK के अंदर हमारी ये investment है तो values change हो जाएंगी आपकी. यहाँ देखें values आपकी change होगी. Thus as a whole the Merrimack will generate more stable return if the new project is located in UK. So हमने ये देखा 0.006 आपकी आई पोर्टफोलियो वेरिएंस अगर आप यूके में लोकेट करें और अगर आप यूएस में लोकेट करें तो योर पोर्टफोलियो वेरिएंस इज दिस मच 0.008. ये कम है. वी ऑलवेज गो फॉर द लोअर वेरिएंस. ये हमारी लो वेरिएंस है 0.00608. तो एज अ होल Merrimack will generate more stable returns if the new project is located in the UK. तो अगर यूके में लोकेट होगा ये प्रोजेक्ट तो पोर्टफोलियो वेरिएंस कम आएगी एंड वी आर गोइंग टू प्रेफर दिस प्रोजेक्ट. Diversification analysis of international projects. Like any investor, an MNC with projects positioned around the world is concerned with the risk and return characteristics of the firm. अच्छा किसी और इन्वेस्टर की तरह MNC अपने प्रोजेक्ट्स को उस तरह से पोजीशन करेंगे with the view to keep in mind the risk and return patterns of those projects. Risk and return patterns का मतलब है कि जो हमने जनरल फार्मूला फाइनेंस में हम हमेशा हर जगह कोट करते हैं that is higher the risk, higher is the expected return. अब इस हाई द रिस्क जो है हायर द रिस्क, अब इस रिस्क को लेने की क्या प्रोपेंसिटी है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या प्रोपेंसिटी है. कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेंगे, कुछ लोग कम रिस्क लेंगे. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑन द टाइप ऑफ द मैनेजर यू आर. और फिर यह कि मैनेजरियल प्रोजेक्ट्स आप कौन से वाले लेना चाहते हैं, एमएनसी कौन से प्रोजेक्ट्स को ऑप्ट करेगी. दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर risk and return profile and also the manager's very own capability of deciding for the risk aversion. The portfolio of all projects reflect the MNC in aggregate. आपने अपने प्रोजेक्ट्स का क्या, आपके पास क्या पोर्टफोलियो है प्रोजेक्ट्स का, वो बताएगी बेसिकली कि आपकी MNC क्या है टोटल में. समझ में आ रहा है ना. इज दैट क्लियर. जैसे हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी बातचीत का स्टाइल कैसा है, ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है ना. आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 हाउ डू यू ड्रेस अप, नंबर 2 हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, नंबर 3 इज हाउ डू यू कीप हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स, व्हाट इज योर लैंग्वेज स्टाइल. आपकी जितनी भी ये सब चीजें हैं दैट इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. समझ आ रहा है ना. बिल्कुल इसी तरह से किसी एमएनसी के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे को कैसे ऑफसेट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट व्हाट एन एमएनसी इज. आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, आपका बातचीत का स्टाइल क्या है, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, ये सारी चीजें मिक्स बना के आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं. ऐसी बात है ना. एक एमएनसी की पर्सनैलिटी क्या है या एक एमएनसी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स के रिस्क एंड रिटर्न पैटर्न्स कैसे हैं और उनका वो एक दूसरे के साथ क्या कोरिलेशन है. क्या एक प्रोजेक्ट के रिस्क एंड रिटर्न दूसरे के रिस्क एंड रिटर्न को ऑफसेट करते हैं या नहीं करते. दैट इज द की. अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा है. हमने इसको रिस्क एंड रिटर्न के कॉन्टिनम से
सिंपली हमने ड्रॉ कर लिया. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव रिस्क एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव द एक्सपेक्टेड रिटर्न. यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट ए है दैट इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द ग्रेटर रिस्क. रिटर्न तो सबसे ज्यादा है ही है जनाब, लेकिन साथ क्या है, रिस्क भी तो बहुत हाई है ना. ये भी देखें, फ्रंटियर ऑफ द एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स, दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंट फ्रंटियर प्रोजेक्ट्स. ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द फ्रंटियर ऑफ एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स. ये इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, दे हैव गॉट द मैक्सिमम लेवल ऑफ रिटर्न एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. और जो इस लाइन से जो नीचे नीचे प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर लेस एफिशिएंट. समझा रहा है? ये जो लाइन आपके ऊपर ड्रा हुई है, दिस इज कॉल्ड द फ्रंटियर ऑफ एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स. स्टूडेंट्स, ये बहुत डिटेल्ड थ्योरी है जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. शायद आपको इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ने का इत्तेफाक हो इसको. दैट इज कॉल्ड द, या हुआ हो, दैट इज कॉल्ड द मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर. मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर ये कहता है कि दे हैव गिवन द एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स हु हैव गॉट द मैक्सिमम रिटर्न एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. इस पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क मैक्सिमम रिटर्न है, या एक रिटर्न के ऊपर मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क है. So, when the projects are combined appropriately, the project portfolio may be able to achieve risk-return trade-off exhibited by any of the points on the frontier of efficient project portfolios. तो जब projects का combination होगा, when they are combined appropriately, the project portfolio may be able to achieve the risk-return trade-off. Risk-return का trade-off हमें मिल सकता है. Risk-return trade-off का मतलब यह कितना रिस्क आप लेते हैं और उसके मुकाबले में आपको कितना रिटर्न मिलता है. अगर आप कम रिस्क लेंगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा. नाउ यू हैव टू ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ का मतलब ये कि यू आर ट्रेडिंग ऑफ फॉर द रिटर्न. अगर आप कम रिस्क ले रहे हैं तो यू आर ट्रेडिंग ऑफ फॉर द हाई रिटर्न्स. यानी अगर आप कम रिस्क ले रहे हैं इसका मतलब आपको कम रिटर्न मिलेगा, तो आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं फॉर द हाई रिस्क एंड फॉर द हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स. Project portfolios along the efficient frontier exhibit minimum risk for a given expected return. Of these efficient project portfolios, an MNC may choose one that corresponds to its willingness to accept risk. अब इन efficient projects में से MNC वो choose करेगी that corresponds to the willingness to accept risk. MNC कितना risk लेना चाहती है वो उसके मुताबिक उस efficient frontier में से कोई project अपने लिए चूज कर लेगी. The actual location of the frontier of the efficient portfolio depends on the business in which the firm is involved. अब उसकी लोकेशन क्या है? Again, it largely depends on the type of business in which the firm is involved. Some MNCs have frontiers of possible project portfolios that are more desirable than the frontiers of other MNCs. कुछ MNCs के जो हैं, they have frontiers of possible project portfolios that are more desirable than the frontiers of the other MNCs. अब ये देखें, ये इसका जो frontier है, that is this one, efficient frontier for a single product MNC, और उसका frontier improve हो गया for a multi product MNC. यानी अगर आप ये वाला पॉइंट लेना, इस रिस्क के ऊपर सिंगल प्रोडक्ट का जो रिटर्न है वो ये है इस MNC का, लेकिन इसी रिस्क के ऊपर अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारा जो रिटर्न है फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट वो ये है. इसका मतलब ये है कि अगर MNC मल्टी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो परहैप्स दे विल बी बेटर एबल टू प्रोड्यूस बेटर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. यानी सेम लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर सिंगल प्रोडक्ट MNC जो है वो लेस रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है, परहैप्स 10% ओनली, एंड मोर रिटर्न्स फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट MNC. यानी रिस्क लेवल वही है, लेट्स से दिस इज 10%. 10% रिस्क के ऊपर 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न है फॉर अ सिंगल MNC प्रोडक्ट, लेकिन सेम लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर फॉर द मल्टी प्रोडक्ट रिटर्न इज 30%. Why is this so? Because they might be having the economies of scales. जब भी मल्टी टाइप की चीजें होती हैं तो उसमें वो ऑफसेट कर देता है, एक के लॉस को दूसरे के लॉस से, एक के लॉस को दूसरे के गेन से. तो इस तरह की ये चीजें बहुत कॉमन है.
Our discussion suggests that MNCs can achieve more desirable risk-return characteristics from their project portfolios if they sufficiently diversify among products and geographic markets. तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर MNCs products के दरमियान में diversification करें and they are going to go to different geographic markets, then definitely they are going to improve on their returns and they are going to improve on the return patterns, जैसे कि हमने risk and return of the multi MNC which is involved in multi production वो देखा. Comparison of the economic growth among countries ये आपको नजर आ रही है, जिसमें हमारे पास बड़ा ही consistent pattern है कनाडा का comparatively and UK का and you can see a very जर्मनी का बड़ा प्लस माइनस में, सिमिलरली जापान का भी और मैक्सिको का बिल्कुल लगता है मिरर इमेज है. Decision consequence to DFI. Some period decisions are necessary. Some periodic decisions are very very important. Periodic decisions का मतलब ये है कि over a given period of time we are going to make a particular decision. Should further expansion take place? क्या हमें और expansion करनी चाहिए? ये वो decisions हैं जो आपने time to time लेने हैं. थोड़ा टाइम गुजर गया, आपने देखा things went well, now you are in a position to expand further. Should we expand further or not? अब इस पॉइंट पे आपने डिसाइड करना है कि क्या आप फर्दर एक्सपेंशन के लिए जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते. Should the earnings be remitted to the parent or used by the subsidiary? क्या अर्निंग्स पेरेंट्स की रखें और they are going to be used by the subsidiary? अगेन ये कई दफा सब्सिडरी के अपने हाथ में नहीं होता. कई दफा जो है वो होम कंट्री खुद से रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि इतने परसेंट जो है वो री इन्वेस्ट करना है और इतने परसेंट आप अपने होम कंट्री में लेके जा सकते हैं. जो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लेस डेवलप्ड वर्ल्ड है, दे डू नॉट हैव सच रिस्ट्रिक्शंस. बेशक सारे का सारा अमाउंट जो है वो पेरेंट कंट्री में ले जाए, लेकिन सम कंट्रीज दे डू हैव रिस्ट्रिक्शंस कि वो सब्सिडरी कुछ सब्सिडरी के अंदर ही री इन्वेस्ट करें और बाकी जो है वो पेरेंट के अंदर ले जाएं. These decisions should be analyzed on a case by case basis. केस बाय केस का मतलब है एक कंट्री का डिसीजन दूसरे से डिफरेंट होगा. होस्ट गवर्नमेंट व्यू ऑफ DFI. जहां पे आप DFI प्लेस करते हैं उसका क्या व्यू है? Each government must weigh the advantages and disadvantages of DFI in its country. गवर्नमेंट का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो DFI के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करें, कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या है. The government may provide incentives to encourage desirable forms of DFI and impose preventive barriers or conditions on other forms of DFIs. वो कई दफा ऐसा होता है गवर्नमेंट इनकरेज भी करती है फॉर सम फॉर्म्स ऑफ DFIs, और ये भी हो सकता है कि फॉर मेनी अदर्स दे मे इम्पोज प्रिवेंशन बैरियर्स और कंडीशंस ऑन अदर फॉर्म्स ऑफ DFIs. इंसेंटिव्स टू एनकरेज DFIs. अब कई दफा यह है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है to encourage DFIs. The ideal DFI solves problems such as unemployment and lack of technology without taking business away from the local firm. अच्छा, जरूरत इस बात की होती है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें कि they are always looking for to improve the employment opportunities in their country. तो अनएम्प्लॉयमेंट को बेहतर करने के लिए और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए DFIs को वेलकम किया जाता है इन दी डेवलपिंग कंट्रीज. और साथ साथ ये भी कि ऐसा ना हो कि जो लोकल फर्म्स का बिजनेस है वो ना बाहर चला जाए. वी वुड ऑलवेज वांट जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि लोकल फर्म्स का बिजनेस खराब ना हो, क्योंकि अगर लोकल इंडस्ट्री सफर करेगी तो इवेंचुअली जो कंट्री जो है ना वो दैट इज एट स्टेक. आपका कंट्री जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा इफ द लोकल इंडस्ट्री इज नॉट सेफ और इफ द लोकल फर्म्स दे आर नॉट वर्किंग और इफ द लोकल बिजनेस इज गोइंग अवे. जो हमारा प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस है, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, उसकी वजह से हमारा लोकल बिजनेस जो है दैट इज सफरिंग अ लॉट, और जो कि नहीं चाहिए कि ऐसा हो, और जिसकी वजह से यह कि कंट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी सारी पावर लूम्स बंद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज being affected largely and many others who are dependent on the energy, they are being affected. तो lack of technology नहीं चाहती and unemployment नहीं चाहती.
उसके अलावा they do not want to suffer the local business. That is basically the incentive. Common incentives offered by the host government include tax breaks, discounted rent for land and buildings, low interest loans, subsidized energy and reduced environmental restrictions. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इनके ऊपर मैं आपको बारी बारी बात करती हूँ. कॉमन इंसेंटिव्स जो होस्ट गवर्नमेंट देती है जिसकी वजह से DFIs वेलकम होती हैं या दे वांट टू कम, उसके अंदर एक तो आ गई आपकी टैक्स ब्रेक्स. आपको कई दफा, जैसे मैंने आपको कॉल सेंटर्स की एग्जांपल दी, टैक्स फ्री जोन्स मिल जाते हैं या टैक्स सब्सिडीज मिल जाती हैं, टैक्स ब्रेक्स मिल जाते हैं. कई दफा रेंट आपको बहुत डिस्काउंटेड मिल जाता है या लैंड और बिल्डिंग बहुत कम पैसों में मिल जाती है. सिमिलरली DFIs को जो एक और बेनिफिट हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोकल मार्केट से अगर आप लो इंटरेस्ट लोन्स इशू करवा सकते हैं उनकी कैपिटल मार्केट से. सब्सिडाइज्ड एनर्जी, जैसे कि मैं आपको बताया, यूटिलिटी बिल्स नहीं होते कई जगहों के ऊपर. एंड रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस. जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. अभी जो है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी ये रुझान चल पड़ा है, लेकिन यह है कि फिर भी कंपैरेटिवली देयर आर लेसर reduced environmental restrictions. Now barriers to DFIs. क्या क्या barriers हैं? Governments are less anxious to encourage DFI that adversely affect local firms, consumers and the economy. जैसे कि मैंने आपको बताया कि governments they are very less anxious to encourage DFIs जो कि affect करें local firms को, consumers को and economy को. The DFI barriers include regulations governing mergers and acquisitions. Mergers and acquisition is a corporate strategy which the firms take in order to improve their business, to expand their market base, to increase their market share, etc. Restrictions on the foreign ownership of the local firms. Red tape is basically the procedural and documentation requirements. The political influence of the local firms and the political instability. These are all the barriers to the DFI. जैसे कि मैंने आपको बताया कि political instability, इससे पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया, and especially the जो government making processes and the style of government that is existing, that is the barrier to DFI. Government imposed conditions to engage in DFI. Some governments allow international acquisitions but impose special requirement on the MNC that desire to acquire a local firm. अब कुछ governments ऐसी होती हैं, they allow the international acquisitions but impose special requirements on the MNCs that desire to acquire a local loan. Such conditions include environmental constraints, restrictions on the local sale and employment requirements. अब कुछ restrictions लगा देती हैं जिसकी वजह से भी जो DFIs हैं वो limited, जो उनका role है वो limited हो जाता है. So students, this was about the government imposed conditions to engage in DFI. Dear student, this was all about today's lecture. I hope you have enjoyed. हमने आज बात की DFIs के ऊपर, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर. मैंने आपको उसके मोटिव्स बताए, why the firms they want to enter into the direct foreign investments, what are the benefits, उससे क्या क्या benefits derive होते हैं, what are the opportunities that may arise. और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि दोनों, एक हमारा था होम कंट्री और एक हमारा था होस्ट कंट्री. ये हमारा होम कंट्री था, let's say this is the parent country who want to invest in some host country. ये जो होम कंट्री है ये इसमें DFI लेके जाना चाह रहा है. इसको क्या, इसके क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं ये हमने देखे थे. गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को हमने बड़ी डिटेल से फॉलो किया. होम कंट्री को क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पढ़े हमने बड़ी डिटेल में. एंड व्हाट वर द बैरियर्स दे वर फेसिंग व्हाइल एंटरिंग इनटू द होस्ट कंट्री. अच्छा, जनरली जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो दे ऑलवेज वुड लाइक टू वेलकम DFIs. उसकी रीजन ये थी क्योंकि दे वांटेड टू इनकरेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन देयर कंट्री. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी इंक्रीज करने के लिए दे वांटेड टू हैव दिस DFIs टू बी वेलकम्ड इन देयर कंट्री. और कई दफा टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए भी the firms they are interested in DFIs.
और इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कम लगाती हैं एज कम्पेयर टू दी मोर डेवलपिंग कंट्रीज, और इसी चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए द चीप रॉ मटेरियल, availability of cheap labor, subsidized utilities, these are all the attractions for the DFIs which normally the host government is offering to the parent country for the investment. So dear students, that was all about today's lecture. Thank you very much for your patience. See you next time. Allah Hafiz.